द ग्रेट वॉल का नाम लेते ही अगर कोई चीज जहन में आती है तो वो है चाइना की दीवार। यही सवाल अगर भारत के किसी क्रिकेट प्रेमी से पूछा जाए तो वो निसंकोच बोल देगा कि राहुल द्रविड़। बहुत कम लोगों को पता है कि राहुल से बरसों पहले किसी और का इस खिताब पर दावा था। वो खिलाड़ी जिसने दुनिया के टॉप तेज गेंदबाजों में से एक की तेज रफ्तार गेंद सीधे कनपट्टी पर झेली थी, वो कोई और नहीं अंशुमन दत्ताजीराव गायकवाड़ है। भारत के लिए 40 टेस्ट और 15 वनडे खेलने वाले गायकवाड़ ने राष्ट्रीय चयनकर्ता के तौर पर भी काम किया है, जिसके बाद उन्हें भारतीय कोच की जिम्मेदारी दी गई थी। पहली बार अक्टूबर 1997 से सितंबर 1999 तक वे टीम के कोच रहे। इसके बाद साल 2000 में कपिल देव के कोच पद से हट जाने के बाद उन्होंने कुछ समय तक कोच का पद भी संभाला। गायकवाड़ की कोचिंग में कुंबले ने ऐसी करिश्माई गेंदबाजी की है कि एक पारी में 10 पाकिस्तानी बल्लेबाजों को पेविलियन भेज दिया था। आपको बता दें, दुनिया में सिर्फ 2 गेंदबाज ऐसा कर पाए हैं। पहली बार 10 विकेट जिम लेकर ने लिए थे और दोबारा ये कारनामा कुंबले ने किया था। यह अंशुमन गायकवाड़ के नेतृत्व का ही कमाल था। तो आज हम बात करेंगे क्रिकेट में इंडिया की पहली द ग्रेट वॉल से, यानी अंशुमन दत्ताजीराव गायकवाड़ से। तो इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ न्यूज़ हेड शरद द्विवेदी जी जुड़ गए हैं। शरद सर, ओवर टू यू। बहुत धन्यवाद शुभांगी, और सीधे हम रुख करते हैं गायकवाड़ साहब की तरफ। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत हम करते हैं और बहुत हम ऑनर्ड हैं, बहुत सम्मानित हैं आज एक ऐसे क्रिकेटर से बात करके जिनका एक अलग मकाम भारतीय क्रिकेट में रहा है। और द ग्रेट वॉल, ये जो शब्द है, ये पहली बार आप ही के लिए इस्तेमाल हुआ था। सर, मैं जानना चाहूँगा, पहला सवाल जो मेरे जहन में आता है, आपके दौर का क्रिकेट और बाद के दौर का क्रिकेट, या पहले की पत्रकारिता और अब की पत्रकारिता, या पहले की एक्टिंग, सिनेमा, आपका सिनेमा, जाहिर है अंतर होता ही है, लेकिन कुछ बुनियादी चीज़ें कभी नहीं बदलती हैं। ये खेल भद्रजनों का खेल कहलाता रहा, आज भी कहलाता है, लेकिन फिर भी बहुत कुछ बदला है। आप जब पीछे जाते हैं, अर्ली 70s में जाते हैं, और आज जब 2021 के क्रिकेट को देखते हैं, तो आपके जहन में क्या आता है? क्या कुछ बदला है और क्या कुछ ऐसा बदला है जो नहीं बदला जाना चाहिए था? जी शरद जी, कंपैरिजन तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि देखो हमारे वक्त तो क्रिकेट की जिस तरह से क्रिकेट खेली जाती थी, एकदम कहते थे जेंटलमैन गेम था, और वो आज आप कंपेयर नहीं कर सकते, और कंपेयर करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि काफी चीजें बदल चुकी है। आप देखो, सारे के सारे इक्विपमेंट देखो, बल्ले देखो, या तो पैड देखो, ग्लव्स देखो। हमारे पास हेलमेट भी नहीं थे, नहीं कोई चेस्ट गार्ड थे, नहीं कोई आर्म गार्ड थे, नहीं थाईपॉइड का ठिकाना था जी। तो ये सारी चीजें उस वक्त थी नहीं। अब सारी चीजें आ गई। आप क्वालिटी देखो बल्ले की, तो वो भी काफी सुधर गई। और जिस तरह का माहौल था हमारे वक्त जी, तो जहाँ पे विकेट अनकवर्ड रहती थी, और आपको पता है अनकवर्ड विकेट पे कितना फर्क पड़ जाता है। बल्लेबाजी करना है तो गेंदबाजी करना है। और आज देखो कवर्ड विकेट है। हमारे वक्त में बाउंसर पे कोई लिमिट नहीं था। आप 4 बाउंसर, 5 बाउंसर, 6 बाउंसर डाल सकते थे जी। आज तो 1 बाउंसर डाल दिया तो बताया जाता है गेंदबाज को कि भाई हो गया तेरा काम, तो आपकी सेफ्टी हो जाती बल्लेबाज जी जी जी। तो काफी चीजें चेंज होती है। हमारे वक्त पैसे नहीं थे बिल्कुल, एक देश के लिए खेलना एक बहुत बड़ी चीज, मगर आज देखो कितने पैसे गए। और मैं तो मानता हूँ कि बहुत अच्छी बात हुई, क्योंकि हमको तो उस वक्त नौकरी भी करनी पड़ती थी और क्रिकेट भी खेलना। तो सुबह ऑफिस में जाते थे, हम शाम को ग्राउंड पे प्रैक्टिस करते थे, और पैसे का तो था ही ना। टेस्ट मैच में हमको 2000 रुपये मिलते थे, 2008 के लिए तो बहुत कम थे। और 5 स्टार होटल में आपको पता है कि कैसा माहौल रहता है वहाँ पे जी। मगर खेलना बहुत इम्पोर्टेंट है। भारत के लिए खेल रहे हो, देश के लिए खेल रहे हो, ये बड़ी चीज है। तो मेरे ख्याल से वो आज नहीं रही इन द सेंस कि आप देखो तो काफी पैसे बढ़ गए और मैचेस भी काफी बढ़ गए। हम साल में एक सीरीज 5 टेस्ट मैच खेलते थे, या तो 2 साल में 5 टेस्ट मैच खेलते थे। आज की तारीख में देखो, आज तो क्रिकेट चलती रहती है। करीबन 365 दिन में से 250 दिन क्रिकेट खेलते बच्चे जी। तो काफी चेंज आ गया। और आप जो पूछ रहे थे कि जो चीज बदलनी नहीं थी, वो मेरे ख्याल से है कि जब हम खेलते थे तो रूल बुक था हमारा जो 50 पेज का जी,
MCC, ICC जो कुछ कहो, आज 500 पेज का हो गया, क्योंकि काफी चीजें चेंज होती गई और नेसेसिटी हो गई कि रूल बदलते जाए, गेम बदलते गए। मगर एक बात सही है कि इसमें शरद बेसिक्स नहीं बदले, क्रिकेट के बेसिक्स नहीं बदले। जी बेसिक्स वही रहते हैं। अब नए नए शॉट देखने मिलते हैं आपको, हेलीकॉप्टर शॉट देखने मिलता है, रिवर्स स्वीप देखने मिलता है। वो शॉट हम खेलते हैं हमारे वक्त, तो शायद हम टीम में से बाहर निकाल देते हैं। ऊपर मारने का गेम, ऊपर मारने का तो अलाउड ही नहीं था। सही तो मारना ही नीचे से मारना था जी। आज देखो तो उल्टी हो गई चीज सारी। तो ये काफी चेंजेस आ गए, कपड़ों में चेंजेस आ गए, इक्विपमेंट में चेंजेस आ गए। अब टाइमिंग देखो, कंडीशन देखो, फैसिलिटीज देखो, ये सारी चीजें आप देखो तो काफी चेंज है। काफी तो कंपेयर करने का मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा आपने सर, कंपैरिजन करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि जैसा हम देखते हैं कि कमर्शियल एस्पेक्ट और मार्केटिंग जो फोर्सेस का एक डोमिनेशन है, जो मुझे लगता है कि हर जगह बढ़ा है समाज में, तो क्रिकेट भी एक्सेप्शन नहीं है। सर, वो मैं याद करना चाहूँगा वेस्ट इंडीज़ का दौरा, जब एक बड़ी ख़तरनाक बॉल आपकी कनपटी पर लगी थी, और उसके पहले गावस्कर साहब भी कुछ नाराज़ हुए थे क्योंकि बॉडी लाइन गेंदबाजी जो समय वेस्ट इंडीज़ जिसके लिए कुख्यात हुआ था, और उनके बॉलर्स लगातार, क्योंकि आपकी और गावस्कर साहब की ओपनिंग बड़ी ज़बरदस्त हुई थी और हमने अच्छे खासे रन स्कोर बोर्ड पे टांग लिए थे। गावस्कर साहब ने तो सेंचुरी बनाई थी और मेरे ख्याल से आप भी 80+ पर थे जब वो माइकल होल्डिंग साहब की गेंद आपको लगी थी। वो क्या सीन था कि पहले गावस्कर साहब ने अपना कैप फेंका था, अपना बैट भी फेंका था, कुछ एम्पायर से उनका कुछ हीटेड आर्ग्यूमेंट हुआ था, और क्या किस तरह याद करते हैं आप उसको? जब ये वो चीजें याद नहीं करे तो अच्छा है। हाँ, बिल्कुल सही है सर। तो अब डर लगता है। जी जी डर लगता है कि तुमको पूछता हूँ कि मैं किस तरह से बल्लेबाजी मैंने की होगी पांच बॉलर के साथ। और आज देखो तो जैसे 5 बॉलर एक हाथ आपको टीम में दिखाई देता है, मगर उस वक्त तो 4-4 थे और चारों 4 नहीं पास थे जितना माइकल होल्डिंग था जी। तो मेरे ख्याल से देखो चीज तो ऐसी बनी थी उस वक्त कि हम लोग तीसरी टेस्ट मैच जीत गए थे, रन चेज किया था और वेस्ट इंडीज को हराया था। वो भी एक रिकॉर्ड था, 400 के ऊपर रन बनाए थे जी। और वो वेस्ट इंडीज हारने के बाद जब सबैना मार गए जमैका में, तो विकेट भी उन्हें उनकी तरह से तैयार की थी, पिच भी इसे हार्ड थी, तो ये सारी चीजें उनको जैसे सूट करती वैसे बनाई थी। तो उनको पता था कि क्या हम देख रहे हैं ये मैच। तो मैं और सुनील बात भी करते थे, सुनील से मैंने कहा कि ये कुछ अलग किस्म की विकेट निकली है, तो बोले हाँ ये हार्ड होगी, इसमें बाउंस काफी होगा। तो बोला ठीक है, अभी खेलना तो है। हाँ बिल्कुल, जैसे मैंने पहले कहा कि हेलमेट नहीं थे हमारे पास, नहीं चेस्ट पैड थे, नहीं कुछ था, और लाइव लॉयड की कप्तानी भी बहुत शक उठा था उस वक्त जब ये हार गए थे हमारे साथ। तो चीज ऐसी थी कि कुछ भी करो तो भारत को हराना है जी। और उस टेस्ट मैच में लाइव लॉयड ने टॉस जीत के उनको बल्लेबाजी करने के लिए कहा, जहाँ पे हमारी 100 के ऊपर पार्टनरशिप हो गई मेरी और सुनील की। तो और भी तकलीफ हो गई लाइव लॉयड को। तो पहले दिन तो निकल गया मीनिंग 3 टाइम तक, तो उसके बाद में ने देखा कि आउट नहीं हो रहा है बल्लेबाज। तो क्लाइव ने शायद फिर गेंदबाजों को कहा होगा कि आप आउट नहीं कर सकते हो तो उनको मारो, तो रिटायर्ड थर्ड कर दो, बॉल लगे और चले जाए। तो तब ये शुरुआत हुई और शॉर्ट बॉल और बाउंसर्स शुरू किए वेस्ट इंडीज फास्ट बॉलर गेंदबाज। अब सुनील बाल बच गए थे, एक गेंद माइकल होल्डिंग की उनके नाक के पास से निकल गई, उनको पता नहीं चला। और वो जो गेंद लगती थी तो कुछ भी हो सकता, मगर शुक्र करो कुछ हुआ नहीं। वो ओवर होने के बाद सुनील ने जाके अंपायर से बात की, तो अंपायर थे वापस चाइनीज सैंग यू करके, तो हंस पड़े, वो बोल रहे थे नहीं यार इसमें तो कुछ है ही नहीं। बात बिल्कुल बोले ये तो गेंदबाजी, बोले आपको आदत नहीं है गेंदबाजी, शॉर्ट गेंद या तो
बीमर है, ये सारे गेंद और ये इतना पेस जो है इतने जोर से डाल रहे हैं, वो आपको आदत नहीं, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है, बाकी सब ठीक। तब सुनील गुस्सा होके पहली बार मैंने देखा होगा कि बल्लेबाजी के टाइम वो कभी अपना टेम्पर नहीं बताते थे किसको। और ये पहली बार मैंने देखा कि उन्हें कैप डाली, ग्लव्स निकाल के फेंक दिए, बैट बल्ला डाल दिया। तब मैं पहली बार उनके पास गया और मैंने कहा कि सुनील रिलैक्स करो। अब पहले तो मेरे को कहने की बारी आती थी उनकी, अगर ये पहली बार मेरे को जाके बोलना पड़ा उनको कि नहीं, मैं बोला रिलैक्स करो, अभी ये होने वाला ही है, आपको खेलना तो है ही, बल्लेबाजी तो करनी ही है। तो मैं बोला चलो वापस शुरुआत करते। तो बोले नहीं, बोले ये कोई रीत नहीं है क्रिकेट खेलने की, ये कोई क्रिकेट नहीं है, और 3-3, 4-4 बाउंसर आ रहे हैं और उनको इतना लगा है, मेरे को काफी लग गया था बॉडी पे जी। तो मैं बोला ठीक है, मैं बोला देख लेते क्या है। नहीं बोले मुझे तो घर जाना है और मेरा लड़का पैदा हुआ है, उसको देखना है, मैंने देखा नहीं उसको अभी तक, तो यहाँ पे मरना नहीं है जी। तो ये उनकी बात थी, यानी आपको शायद समझ आएगी कि किस तरह की गेंदबाजी हो रही थी। और इतने फास्ट बॉलर थे कि आप, मैं कहता हूँ कि आप थोड़ी रॉन्ग टाइम पे बंद करो ना, तो आप खत्म हो गई बात, समझ लो कि आप योर हिस्ट्री। तो ऐसी चीजें थे और वो क्रिकेट अलग था। और देखो जो चीज नहीं होती है तो आप सोचते भी नहीं हो। अब मैं सोचता हूँ कि यार मैंने हेलमेट के बिना कैसे बल्लेबाजी की, भले गेंद लग गई मेरे को, मगर सोचने वाली बात ये है कि भाई अब हेलमेट ही नहीं तो हेलमेट का क्यों सोच जी। तो हमारे वेंकटराघवन साहब की बल्लेबाजी की पारी आई तो पुलिस वाले थे, उसके पास हेलमेट था, उन्होंने वो हेलमेट मांगा पुलिस वाले से, बोले नहीं हेलमेट में कुछ नहीं मिलेगा, खेलना तो खेलो नहीं तो घर जाओ जी। तो ऐसी बातें होती रहती थी वहां पे जी। इस तरह का पूरा मंजर था। काफ़ी आप शायद, हमने ये भी सुना है कि करीब 48 आवर्स आपको आईसीयू में रहना पड़ा था जब गेंद लगी थी आप। हाँ 48 आवर्स तो ठीक है, आईसीयू में रहना लगा तो था, तो अभी देना तो पड़ता ही था, शायद 48 आवर्स भी कम थे, तो फिर 48 आवर्स क्यों हुए। तो उसके बाद में दूसरे दिन टीम निकल आ रही थी वापस इंडिया के लिए, भारत के लिए, और मेरे को डॉक्टर ने कहा कि आप ट्रैवल नहीं कर सकते हो क्योंकि जो प्लेन में एयर प्रेशर आता है आपके कान में बहुत तकलीफ पड़ेगा, बहुत दर्द देगा, ब्लीडिंग हो सकता है। तो मैं बोला कुछ नहीं, तो पॉली उमरीगर थे हमारे जी, मैंने उनसे कहा कि कुछ भी हो मैं सब सहन कर लूंगा, जो कुछ होना है होने दो, मगर मैं यहाँ पे नहीं रहूंगा अकेला वैसे नहीं हॉस्पिटल में जी। और मैं निकल पड़ा फिर टीम के साथ, नहीं तो शायद 48 आवर्स से और भी ज्यादा होते थे वहाँ पे आईसीयू। जी 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 जी, बिल्कुल ठीक बात है। सर वो हमने ये भी देखा कि उस दौर में सुनील गावस्कर साहब, वहाँ बड़ी पॉपुलैरिटी कैलिप्सो म्यूज़िक, और उसमें सुनील गावस्कर साहब का जिक्र और तमाम चीज़ें, और भारत के तमाम और क्रिकेटर्स का बड़ा, मतलब उस दौर में अर्ली 80s में हमारी भारतीय क्रिकेट टीम ने वेस्ट इंडीज़ में एक बड़ा, अपनी पॉपुलैरिटी का भी एक बड़ा मकाम बनाया था। वो उस पर कुछ रोशनी डालेंगे आप? देखो सुनील की बात करो तो मैं तो उनका बड़ा फैन था। हम साथ में खेले थे क्रिकेट यूनिवर्सिटी कॉलेज में, उसके बाद में वो सीधे चले गए यूनिवर्सिटी क्रिकेट में से भारतीय टीम, और वेस्ट इंडीज में जाके बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, बहुत अच्छी बल्लेबाजी की, काफी रिकॉर्ड भी तोड़े उसके जी। तो मैं उनको देख के चलते आता था कि एक मेरा आइडल है, एक अच्छा प्लेयर है, तो मेरे को उसी तरह से, उसी ढंग से मेरे को बल्लेबाजी करनी है या तो क्रिकेट खेलनी। तो सुनील जिस तरह के बल्लेबाज थे, मेरे ख्याल से मैंने आज की तारीख में, आप सचिन तेंदुलकर हो, विराट कोहली हो, राहुल द्रविड़ हो, लक्ष्मण हो, सौरव गांगुली, कोई भी हो, उनके साथ कंपेयर नहीं कर सकते। उनकी तकनीक थी, उनकी तकनीक इतनी अच्छी थी, इतनी साउंड थी जी। और जो शॉट खेलते थे उसमें उनके पास बहुत कॉन्फिडेंस, और बल्लेबाजी के टाइम भी इतनी जिस तरह से बल्लेबाजी करती, तो मैं नॉन स्ट्राइकर पे होता था तो मुझे भी कॉन्फिडेंस आ जाता था कि गेंदबाजी में कुछ है, इतने आसानी से खेल रहे।
तो मैं भी खेल सकता हूँ। तो ये सुनील गावस्कर कुछ अलग किस्म के खिलाड़ी थे, अलग अलग किस्म के बल्लेबाज थे। और देखने वाली बात ये कि उनका कॉन्सेंट्रेशन था, उनका डिटर्मिनेशन था। 20 रन बना दिए तो उनको आउट करना ऐसा नहीं था। फिर आप समझ लो कि 100, 150, 200 यही होने वाले, तो 50-60 में आउट नहीं होंगे। तो ये सुनील गावस्कर की कंपैरिजन आप अभी के प्लेयर के साथ नहीं कर सकते हो, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा कि कंडीशंस अलग थे, इक्विपमेंट अलग थे जी, हेलमेट्स नहीं थे, अनकवर्ड विकेट्स थे। तो सारी चीजें ध्यान में रखते हुए वो एक ग्रेट प्लेयर। और मैं तो समझता हूँ वेस्टइंडीज ने जिस तरह से उन्हें परफॉर्म किया है, जिस तरह का प्रदर्शन किया है, क्योंकि वेस्टइंडीज के फैंस भी जो है ना, वो भी थोड़े राउडी तो जरूर है, मतलब उनको ये भी अच्छा लगता है कि जो उनके फास्ट बॉलर के सामने खड़े होकर रन बनाए। जी जी जी, जो सुनील ने करके दिखाया, मैंने करके दिखाया। तो हम लोग एयरपोर्ट जाते थे कोई भी जगह, तो वहां के फैन ढूंढते थे, हमारी बस जैसे आती थी एयरपोर्ट पे, तो पहले ढूंढते थे हमको, सुनील को पहले, विश्वनाथ को दूसरा, तीसरा मैं था लिस्ट में, और चौथा महेंद्र राम जी जी, ये 4 जन को ढूंढते थे हर दफा। तो ये है कि नहीं, ये है तो आपकी भारतीय टीम सही है, कुछ परफॉर्म करेंगे। बाकी जिसको जानते भी नहीं थे तो गिनते भी नहीं। वाह वाह, क्या बात है। ये होता है द रियल क्रिकेट लवर्स जो होते हैं, वो अपने हीरोज़ को अपोनेंट जो टीम है उसमें भी ढूंढ लेते हैं। सर, मैं अगर आज की टीम की बात करूं तो हम बहुत आगे हैं आज वर्ल्ड क्रिकेट में। अब तो हम टेस्ट के वर्ल्ड कप के फाइनल में ही हैं, जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप है, और वो इसी महीने खेली जाने वाली भी है। लेकिन फिर भी आप क्या देखते हैं कि किन एरियाज़ में आपको लगता है कि अभी और बेहतर करने की ज़रूरत है? बीच में मैं आपका एक इंटरव्यू कहीं पढ़ रहा था, तो आपने कहा था भारतीय खिलाड़ियों को अपने पैरों के मूवमेंट्स बल्लेबाजों को बेहतर करने चाहिए। बॉलिंग को आप कैसे देखते हैं? और आपका जो दौर था तो हम स्पिन में बड़े मास्टर होते थे। अब स्पिन में ऐसा नहीं है कि स्पिन बॉलर्स हमारे पास नहीं है, लेकिन स्पिन का वो युग जो था, स्वर्णिम युग, वो नहीं है अब हमारे पास। आज की टीम को मैं फिर कहूँगा, कंपैरिजन हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप कैसे देखते हैं आज की हमारी टीम को? नहीं शरद जी, मैं बताता हूँ कि बहुत अच्छी टीम है। लास्ट कपल ऑफ इयर्स आप देखो, 2 साल 3 साल से आप देखो जिस तरह की परफॉर्मेंस दे रही है टीम, और तरह तरह के प्लेयर उभर कर आए। देखो, रेगुलर प्लेयर, एस्टैब्लिश प्लेयर इंजर्ड हो गए, जख्मी हो गए, निकल गए बाहर टीम से, फिर भी नए प्लेयर्स आके उन्हें भी करके दिखाया और मैच जीत के दिखाया। जैसे ऑस्ट्रेलिया में हुआ, वो भी एक हिस्ट्री हो गई कि जहाँ पे भारतीय टीम या कोई भी टीम गाबा में जीतना इन्हें बहुत मुश्किल था, मगर ये नए प्लेयर्स के साथ ये भारतीय टीम, विराट कोहली भी नहीं थे, अजिंक्य राणे कप्तान थे, उन्हें करके दिखाया। तो टीम बहुत अच्छी है। अब जैसे बात की आपने स्पिनर की बात कर रहे थे, देखो हाँ, उस वक्त क्वालिटी स्पिनर थे, बेदी साहब थे, प्रसन्ना थे, वेंकटराघवन थे, चंद्रशेखर थे, मगर आज भी स्पिनर है, नहीं ऐसा नहीं, क्वालिटी अलग है थोड़ी, मगर पेस बॉलर, जल्द गेंदबाज देखो तो बहुत अच्छे भारत के पास। पहले हमारे पास जल्द गेंदबाज ही नहीं, कपिल देव थे या तो करसन गावरी थे, मगर बाकी मदन लाल थे, रॉजर बिनी थे, मगर ऐसा नहीं लगता था कि कोई चैलेंज करे अभी सामने वाली टीम को, सामने वाले प्लेयर्स। आज हमारे पास इस तरह के गेंदबाज है कि वो जिस तरह से सामने वाले गेंदबाज, सामने वाली टीम के गेंदबाज हमको डराते, तो हम भी उनको डरा सकते। तो ये बड़ा फर्क हो गया, ये बड़ा फर्क है। और जो मैच आप बात कर रहे हैं, ये मैच है इंग्लैंड, और ये महीने में है। इंग्लैंड के जो एटमॉस्फेयर होता है, वो जैसा लेडी लक होते वैसा होता है, वैसा होता है। लेडी का नेचर कब बदलता है बोल नहीं सकते, वैसा इंग्लैंड का क्लाइमेट है, कब चेंज होगा पता नहीं। तो ये ध्यान में रखते हुए वहां पे मेरे ख्याल से बल्लेबाज को ज्यादा परेशानी होगी। परेशानी यानी ध्यान देख के खेलना होगा, रुक के खेलना होगा, क्योंकि इतना इजी नहीं होगा। वहाँ पे बॉल फील्ड होती है, सीम भी होती है, तो वो कंडीशन अलग है। जैसे अपन भारत में खेलते होता तो मैं बोलता कि भारतीय टीम जीत गई, न्यूजीलैंड का कोई चांस।
मगर इंग्लैंड में उतना इजी नहीं होगा भारतीय टीम के लिए। मेरे ख्याल से अच्छी मैच होगी, क्योंकि न्यूजीलैंड भी वहां पे है सर। अभी वहां जाके, अभी वो इंग्लैंड में है, वो जाके वहां तो टेस्ट मैच खेलेंगे भारत के साथ खेलने के पहले, तो उतना ये भी एक्सपीरियंस भी हो जाएगा कि क्लाइमेट कैसा रहता है, विकेट्स कैसी रहती है, तो यूज तो होते। मगर मैं ये तो जरूर कहूं कि भारतीय टीम कुछ कम नहीं है। जिस तरह की क्रिकेट खेल रहे विराट कोहली एंड कंपनी, मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छी मैच देखने को मिलेगी। आखिरी सवाल कर रहा हूं सर आपसे, बहुत शानदार आपसे बातचीत करने का ये मौका रहा हमारे लिए, और जो क्रिकेट लवर्स और जो स्पोर्ट्स लवर इस बातचीत को सुन रहे हैं वो एक लीजेंडरी पर्सनैलिटी से मुलाकात कर रहे हैं। सर, एक बार नवाब पटौदी साहब से हमारी बातचीत हुई थी तो उन्होंने एक बड़ी दिलचस्प बात कही। उन्होंने कहा सबसे अच्छा कैप्टन वो होता है जो ड्रेसिंग रूम पॉलिटिक्स को मैनेज कर लेता है। कुछ उन्होंने भी इशारा किया और इशारों में हमसे कहा कि अजीत वाडेकर साहब के साथ उनकी काफ़ी राइवलरी चलती थी, लेकिन वो उसको काफ़ी हद तक, जिसको उन्होंने शब्द दिया कि ड्रेसिंग रूम की पॉलिटिक्स को हैंडल करते थे। बाद में धोनी साहब के लिए भी ये कहा गया कि वो भी काफ़ी अच्छे से ड्रेसिंग रूम पॉलिटिक्स को हैंडल कर लेते थे। लेकिन विराट कोहली साहब के लिए कहा जाता है कि उनका एग्रेशन थोड़ा इसमें बाधा बनता है। रोहित शर्मा जी के साथ बीच में तो काफ़ी ऐसा लगा कि रिलेशनशिप थोड़ा सा, मैं ये नहीं कहूँगा ख़राब थी, लेकिन एक संतुलन शायद नहीं था। आप क्या कैसे देखते हैं, क्या विराट कोहली सीख रहे हैं ड्रेसिंग रूम पॉलिटिक्स मैनेज करना? देखो, हमारे वक्त में बोलता हूँ शरद, हमारे वक्त सीनियर लोग जो थे ना जी, हमारी तरफ देखते भी नहीं थे। अब गुड मॉर्निंग बोलो, गुड इवनिंग बोलो, गुड नाइट बोलो तो देखते भी नहीं थे। भूल जाओ कि वो आपको गुड मॉर्निंग कहे। ओहो जी। अगर आज विराट कोहली जो है वो जूनियर मोस्ट एकदम नया खिलाड़ी टीम है, उसके साथ में लेके बैठता है, उसको समझाता है, उसके साथ में खाने ले जाता है, डिनर में ले जाता है। ये बहुत बड़ा फर्क है। और ये फर्क मैं बोलता हूँ एक प्लेयर के लिए, एक जूनियर जो जिसको कोई एक्सपीरियंस नहीं, उसके लिए बहुत बड़ी चीज हो सकती है जो विराट करते हैं। जी 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 जी। और देखो, पॉलिटिक्स तो मैं समझता हूँ पॉलिटिक्स नहीं, पॉलिटिक्स इसमें कोई ऐसा नहीं होता है। मगर अपने घर में भी अपने झगड़े होते हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो होता ही होता है। बिल्कुल डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। आप साथ में 3-3 महीने साथ में रहो, वही ड्रेसिंग रूम, वही होटल, वही बस और एक साथ में, तो थोड़ा सा तो कुछ तो होगा, तो कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होने के चांसेस तो होते ही। जी जी जी। और वो संभालना जी कप्तान या तो कोच या तो मैनेजर, ये तीनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और मैं जब कोच था तो मेरे ख्याल से बड़ी बात थी यही कि मैन मैनेजमेंट, कि इतने सारे बड़े दिग्गज प्लेयर्स को किस तरह का मैनेज करना है। हर एक का ईगो बड़ा होता है, हर एक का थिंकिंग अलग होता है। और मेरे से ज्यादा खेले हुए भी थे, जैसे अजहरुद्दीन थे, राहुल द्रविड़ थे, लक्ष्मण थे, गांगुली थे, तेंदुलकर थे, अनिल कुंबले थे, सिन्हा थे, काफी लोग थे, बड़े प्लेयर थे। उनको संभालना भी वही जो आपने कहा ना, पॉलिटिक्स नहीं, ये टीम मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट अच्छी रखो, सब ठीक हो जाता। बिल्कुल ठीक कहा सर आपने, और आपने ये मैनेजमेंट बतौर कोच काफ़ी बेहतर तरीके से निभाया। और इसके पहले जब आप सेलेक्टर रहे तो आपने यंग ब्लड को प्रमोट किया और बेहतरीन प्लेयर्स को भारतीय क्रिकेट का हिस्सा बनाया, जिसके फ्रूट्स आज हमारे सामने हैं, जिसका परिणाम आज हमारे सामने है कि भारतीय क्रिकेट का परचम, भारतीय क्रिकेट का झंडा पूरी दुनिया में पूरी ताकत से, और एक तरह से बेशक हम कह सकते हैं कि नंबर 1 टीम के तौर पर, और तीनों डिसिप्लिन में हम बहुत अच्छा, चाहे वो टेस्ट हो, चाहे वनडे हो या फिर T20 हो, हम एक बेमिसाल टीम है। और इसकी वजह आप जैसे बेमिसाल क्रिकेट प्लेयर हैं सर, जो हमेशा मार्गदर्शक, कोच और एक बिना किसी दर्प के, घमंड के, बिना किसी एटीट्यूड के आप आगे आते रहे हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके सर, बहुत धन्यवाद। और मैं आपके और बेहतर जीवन और बेहतर भविष्य की कामना करते हुए बहुत शुक्रिया करता हूं कि आपने बातचीत के लिए हमसे ये वक्त निकाला। बहुत शुक्रिया सर। शुभांगी, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ।
बिल्कुल शरद जी, जिस तरह से क्रिकेट मैच को देखना दिलचस्प होता है उसी प्रकार एक क्रिकेटर को सुनना दिलचस्प होता है। और अंशुमन दत्ताजीराव गायकवाड़ जी अपने आप में एक ट्रू इंस्पिरेशन है। जिस तरह से अपने काम के प्रति उनका डेडिकेशन और उनकी जितने भी फैक्ट्स हमने ज़िंदगी के बारे में जाने, एक बात तो साफ है कि एक विल पावर स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो कही जाती है अंशुमन जी के लिए, वो पूरी यहाँ पर एक तरह से कहा जाए सूट करती है उनको। तो अंशुमन जी और शरद जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस बातचीत के लिए। तो हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए बंसल न्यूज़। नमस्कार।